Good morning, students. Today we will start our new chapter, अर्ली किंगडम्स। आज हम बेटा हिस्ट्री का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली किंगडम्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि पुराने समय के जो राजा महाराजा थे उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका जनपद। देखो जनपद क्या होता है बेटा। पुराने जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर आर्यन, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। वह कल्चर, उन जो आर्यंस है वो कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में सीखते थे और आयरन के टूल को यूज़ करते थे। किस किस कार्य के लिए? फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या है, जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो बहुत अधिक होता था। इसके अलावा जो उन्होंने नए अपने एरियाज़ को उन्होंने एक्सपेंड करने के लिए नए सेटलमेंट्स अपनाए थे। और जब इन सेटलमेंट्स की प्रोग्रेस हुई तो इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंट जो इन्फ्लुएंस आया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आया था। और उससे जो एरिया बना था उसे जनपद का नाम दिया गया था। और जो जनपद होते हैं उसका जो लीडर होता है वो किंग होता है। जनपद किंग एज अ लीडर ऑफ ईच जनपद। एग्जाम्पल के लिए पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, ये इसके दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो सेटलमेंट के रूप में निकल कर बाहर आए हैं। इट वॉज फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स। तब देखो उस समय जो खुदाई की गई उससे पता चला था कि जो लोग थे वो झोपड़ियों के अंदर रहते थे और अपने साथ पशुओं को रखते थे और अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन एट्सेट्रा। इसके अलावा अर्धन पोट्स, जो मिट्टी के जो मटके बनते थे वो रेड और ग्रे कलर के थे। लेकिन जो जनपद का जो समय आया उसके अंदर पेंटेड ग्रे वेयर, उसके अंदर ग्रे कलर के पेंटेड मटके बनाए जाने लगे। और ये स्पेशल टाइप की पोट्री थी जिसके अंदर सिंपल लाइंस और ज्योमेट्री के पैटर्न्स उसके अंदर डिज़ाइन किए जाते थे। अब जो जनपद के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पाई गई हैं वो लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर से पाई गई हैं, जैसे ब्राह्मणास, उपनिषद, बुद्धिस्ट, इन सभी के द्वारा लिखी गई जो टेल्स थी, जो कहानियाँ थी, जिसमें सबसे पॉपुलर थी जटाका टेल। इसके अंदर जनपद के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पाई गई हैं जिससे जनपद के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा महाजनपद। अब देखो महाजनपद क्या होता है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो जनपद का जो बड़ा रूप होता है वो महाजनपद कहलाता है। जनपद होता है बेटा जब छोटे छोटे गांवों को, कस्बों को आपस में मिला दिया जाता है तो जो बड़ा नया एरिया बनता है उसे जनपद कहा जाता है। और महाजनपद क्या होता है, जब बहुत सारे जनपद को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे जो नया एरिया बनता है उसे महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद में देखिए, सम ऑफ जनपद गेन मोर टेरिटरी एंड पावर। जब बहुत सारे जनपद को अधिक पावर मिल जाती है तो इससे जो नया एरिया तैयार होता है उसे महाजनपद का नाम दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर टोटल 16 जनपद थे। कब? 6th सेंचुरी के अंदर। 6th सेंचुरी में भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, जिनके अंदर सबसे मेन थे कोसला, वत्स, मगध, वाजी, अवंती, ये सारे इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। जो महाजनपद होते हैं इनकी अपनी कैपिटल होती है। कैपिटल जो सिटीज़ होती हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, वॉल की बाउंड्री बनाई जाती है, ताकि जो नेबर कंट्रीज़ हैं अगर वो उनको पर अटैक करे तो उससे वो सेफ हो सकें। इसके अलावा जो महाजनपद हैं उनको जो रिसोर्सेज वर नीडेड अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव प्लानिंग, और जो जिन रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत होती थी उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलते थे। वॉल को बनाने के लिए वो बहुत सारे, जो जिस एरिया पे वॉल बनानी होती थी वो उसको पहले से ही प्लान करके चलते थे। और उस समय बहुत अधिक मात्रा में ईंट और स्टोन को यूज़ किया जाता था वॉल को बनाने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इस कार्य के लिए हज़ारों की संख्या में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी लेबर का कार्य करते थे। उस समय जो महाजनपद था वो 2 टाइप का हो सकता था, रिपब्लिक और मोनार्ची। रिपब्लिक और मोनार्ची 2 तरह के
के इसमें महाजनपद बताए गए थे और हर जनपद का जो रूलर होता था वो अपनी खुद की आर्मी को मेंटेन करके चलता था और जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उन्हें राजा की तरफ से रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। तो ये महाजनपद की कुछ क्वालिटीज़ थी। आगे आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिपब्लिक एंड मोनार्ची। अब देखिए रिपब्लिक और मोनार्ची क्या है। रिपब्लिक और मोनार्ची, हमारा भारत क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो सरकार का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, वोटिंग होती है और जनता जिसे चाहे अपना सरकार चुन सकती है। और लेकिन जो मोनार्ची होता है उसके अंदर वो हेरिडिटरी किंग होता है, यानी कि वंशानुगत। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वहाँ का जो राजा बनता है वो उसका पुत्र बनता है, पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है। अगर पुत्र नहीं होता है तो उसकी अगर पुत्री है, बेटी है, तो बेटी वहाँ की रानी बनती है। तो ये इसके अंदर दोनों में डिफरेंस होता है रिपब्लिक और मोनार्ची में। रिपब्लिक डिडंट हैव अ हेरिडिटरी किंग, रिपब्लिक के अंदर हेरिडिटरी राजा नहीं होता है, लेकिन मोनार्ची में हेरिडिटरी राजा होता है। जो पावर होती है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है बल्कि पूरे ग्रुप के हाथ में होती है। उसमें जिसे चाहे हटा सकते हैं, जो लोग हैं उनकी मर्जी होती है, जिससे चाहे वो हटा सकते हैं, जिससे चाहे वो राजा के रूप में या अपने उसके लीडर के रूप में वो उसे चुन सकते हैं। तो उस समय के साख्याज और लिचासवी ये दो एरियाज़ थे जो रिपब्लिक के रूप में माने जाते थे, जो इस समय प्रेजेंटली बिहार में स्थित हैं। और इसके अलावा वाजी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था पुराने समय का। वाजी एक जगह का नाम है। और जो मोनार्चीज़ होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर जो रूलर्स होते हैं वो हेरिडिटरी किंग होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मगध, अवंती, कोसला, ये मुख्य मोनार्ची के रूप में उभर कर आए थे। ओके बेटा, आगे है टैक्सेशन सिस्टम। देखिए टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। टैक्स होता है जो राजा महाराजा की तरफ से गरीब किसानों से जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए जो राजा महाराजा थे उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपनी टेरिटरीज़ को, अपने क्षेत्र को फैलाने के लिए बहुत अधिक पैसों की ज़रूरत थी। अब जो पैसा है वो उन्हें कहाँ से मिलता था, रिवेन्यू यानी कि टैक्स से मिलता था। लेकिन उस समय रेगुलर टैक्स लोगों से नहीं लिया जाता था और उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर था, कृषि करना था। तो नेचुरल सी बात है जो एग्रीकल्चर उससे ज़्यादा आमदनी या उससे ज़्यादा टैक्स नहीं निकल पाता था। तो इसीलिए अपने टैक्स की पूर्ति के लिए जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ, अपनी पावरफुल बनाने के लिए जो राजा थे उन्होंने रेगुलर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो फार्मर्स थे वो रेगुलर टैक्स पे नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए जो प्राइमरी सोर्स था वो प्राइमरी सोर्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम वर फार्मर्स। उस समय लोगों का जो मेन व्यवसाय था वो कृषि करना ही था, सभी लोग फार्मर्स थे, किसान थे। अब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, अब जो फार्मर्स थे वो क्या है, अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके लिए जो फार्मर्स थे उन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई जिसे ट्रांसप्लांटेशन का नाम दिया गया था। अब जो ट्रांसप्लांटेशन था इसमें देखो बेटा क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन के अंदर पहले बीजों को स्कैटर्ड करके, तोड़कर उन्हें एक नर्सरी के अंदर, एक एरिया के अंदर उन्हें डालकर बोया जाता है। और जब उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तो उन पौधों को दूसरे फील्ड जो खेत होते हैं उसके अंदर ले जाकर उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये मेथड होता है, इसे ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। इसके द्वारा जो फार्मर्स थे उनकी प्रोडक्शन और अधिक होने लगी और वो राजा का जो किंग्स थे उनका कर जो रिवेन्यू था, टैक्स था, वो उसे डेली इजी तरीके से वो उसे पे करना सीख लग गए थे। अब जो पीपल थे उन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए थे ताकि वो किंग जो राजा था उसका पे कर सके, रिवेन्यू को पे कर सकें। तो इसके अंदर क्या क्या थे, एग्जाम्पल के लिए पीपल प्रैक्टाइजिंग डिफरेंट क्राफ्ट्स, जो लोग थे वो अलग अलग कार्य करने लग गए थे, जैसे वीवर का, कारपेंटर का, ताकि वो राजा का कर चुका सकें। पीपल प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री या हर्डर्स, एनिमल हस्बेंड्री जो पशुओं को पालते हैं, और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स तैयार करके वो बेचने लग गए थे। उससे जो पैसा प्राप्त होता था उससे वो
राजा का टैक्स पे करते थे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी वो राजा का टैक्स कर देते थे। जैसे जो हंटर्स हैं जंगल्स के अंदर, जो हंटर शिकारी होते थे वो शिकार करते थे और जो पशुओं को शिकार करके उनकी खाल को उतार कर वो मार्केट में बेच जाते थे और उससे जो पैसा प्राप्त होता था उससे भी वो राजा महाराजा का टैक्स पे करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे नए नए कार्य अपनाकर उन्होंने जो किंग का, राजा का जो टैक्स था वो पे करना सीख लिया था। ओके बेटा, आगे है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब उस समय जो एग्रीकल्चर था, कृषि थी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आए थे। तो देखिए क्या क्या चेंजमेंट आए थे। जो फार्मर्स थे बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या है, आयरन के हथियार औजार यूज़ करने शुरू कर दिए थे। इससे क्या होता था, पहले सारा कार्य हाथों से होता था, लेकिन जब नए नए औजारों का प्रयोग होने लगा, नई नई टेक्निक्स आ गई, तो जो कृषि का कार्य था वो और भी ज़्यादा आसान हो गया था। और इसके अलावा उन्होंने जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया को भी उन्होंने करना सीख लिया था। इसके द्वारा जो उनकी प्रोडक्शन थी क्रॉप्स की वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और वो उनकी जो इकोनॉमिकल पावर थी वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। नेक्स्ट है बेटा, आगे है ट्रेड। अब देखिए ट्रेड में क्या था, व्यापार। इस पीरियड के अंदर जो ट्रेड था वो इम्प्रूव हो रहा था, उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि उस समय सिल्वर और कोपन के जो कॉइन्स थे उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। पहले के समय के अंदर बार्टर सिस्टम चलता था। बेटा बार्टर सिस्टम देखो क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ खरीद कर इसमें पैसे नहीं दिए जाते थे। बार्टर सिस्टम में चीज़ के बदले, मतलब मटेरियल के बदले मटेरियल ही दिया जाता था, तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। उस समय मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसने अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए नए नए रोड और ब्रिजेस का निर्माण करवाया था और लैंड रूट और सी रूट इन दोनों को ही आगे यूज़ किया जाता था ताकि जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे इंक्रीज़ किया जा सके। और उस समय जो सबसे मेन चीज़ें थी ट्रेड के लिए वो थी सिल्क, मुस्लिन, परफ्यूम, इवोरी, इन सब चीज़ों का उस समय व्यापार किया जाता था। आगे है बेटा टाउन्स में देखिए विलेजेस बिकेम प्रोस्पेरियस एंड स्लोली ग्रू टू बिकम टाउन। जो छोटे छोटे गांव थे वो उन्नत हो रहे थे और धीरे धीरे वो टाउन यानी कस्बे बनते जा रहे थे। और जो नए जो टाउन बन रहे थे उनसे वो क्या है, नए नए ट्रेडिंग सेंटर बन रहे थे। और इसके अलावा क्राफ्ट्समैन, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, इन सभी ने अपना ग्रुप बनाकर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। और उस समय के मेन ट्रेडिंग सेंटर टाउन्स कौन थे? उज्जैन, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, चंपा, ये सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ओके, आगे है सोसाइटी एंड वर्ना सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, जो समाज था पुराने समय के अंदर समाज को 4 वर्गों के अंदर बांटा गया था, उसे वर्ना या कास्ट कहा गया था। ये 4 सिस्टम कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जिस कुल के अंदर, जिस जाति के अंदर जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता था। जैसे ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा और ब्राह्मण वाले ही कार्य करेगा। इसी प्रकार से शूद्र का बच्चा अगर उसने शूद्र के घर में जन्म लिया है तो वो शूद्र वाले ही सारे कार्य करेगा। अब उस समय जो ब्राह्मण थे वो कौन कौन होते थे? जो ब्राह्मण थे बेटा वो टीचर्स और प्रीस्ट होते थे। और जो जितने भी पूजा से रिलेटेड, जितने भी वेद से रिलेटेड सारे कार्य होते थे वो ब्राह्मण्स करते थे। जो क्षत्रिय थे वो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए क्षत्रिय का कार्य, क्षत्रिय जो थे उनके पास राजा महाराजा वाला कार्य था। वैश्य जो थे वो ट्रेडर्स और फार्मर्स थे। और जो शूद्र जाति के लोग थे वो उनके पास जो सबसे नीच, जो सबसे छोटा कार्य होता है वो, यानी कि जो शूद्र जाति के लोग थे वो सबसे निम्न कास्ट के में आते थे और वो ऊपर वाली तीनों कास्ट के लिए सेवा करते थे। और जो वेद थे वो सिर्फ जो अपर 3 वर्णास थे वो उन्हें सिर्फ ऊपर की 3 कास्ट के लोग ही उन्हें वेदों को पढ़ सकते थे। शूद्रों के लिए ऐसी कोई प्रावधान नहीं था। शूद्र को अनटचेबल की तरह यूज़ किया जाता था। जो शूद्र जाति के लोग थे उन्हें मंदिरों में एंटर करने की अनुमति नहीं थी। और जो वर्ना सिस्टम था वो धीरे धीरे करके इस पीरियड के अंदर, यही कारण था कि जो शूद्र जाति थी वो धीरे धीरे करके वो और मतलब निम्न होती जा रही थी।
लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस सिस्टम के अगेंस्ट भी थे, इसके विरुद्ध भी थे। वो ये नहीं चाहते थे और वो समाज से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते थे, छुआछूत की भावना को वो ख़त्म करना चाहते थे। आगे है बेटा केस स्टडी। अब केस स्टडी में देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो मगध। मगध देखिए क्या है, जो मगध था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था। मगध का जो रूलर था वो मोनार्च जो मैंने आपको अभी बताया था, हमने अभी पढ़ा है, मोनार्च के अंदर हेरिडिटरी राजा होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। और जो ये महाजनपद था बहुत ही पावरफुल हो गया था। इसके कुछ रीजंस थे। तो फर्स्ट है इट हैड एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन। इसकी जो जोग्राफिकल पोजीशन थी वो बहुत ही एडवांटेजियस थी। राजा घिरा, उस समय उसकी कैपिटल क्या थी, राजा घिरा थी, जो चारों साइड से हिल्स से घिरा हुआ था। और इसकी नई कैपिटल पाटलिपुत्र या पटना थी, जो रिवर गंगा नदी के पास स्थित थी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है मगध वाज सिचुएटेड इन गंगेटिक प्लेन। जो मगध था वो गंगेटिक प्लेन गंगा के मैदान में स्थित था। ये बहुत ही उपजाऊ था और यहाँ इसे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी था यहाँ पर भरपूर मात्रा में उन्हें पानी यहाँ पर प्राप्त होता था। जो इसके अलावा जो मगध था वहाँ पे बहुत ही गहरे गहरे घने जंगल थे, इन जंगलों से क्या है, टिम्बर यानी कि लकड़ी प्राप्त होती थी। और जिससे लकड़ी के द्वारा चैरियट्स होता है बेटा, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, बोट्स, ये सारी चीज़ें इससे तैयार की जाती थी। इसके अलावा इट वाज रिच इन आयरन और विच वाज यूज टू मेक टूल्स। इसके अलावा जो मगध था जो वो क्या है, आयरन और के अंदर भी सबसे ज़्यादा रिच था, जिससे नए नए टूल्स बनाए जाते थे। यहाँ पर नए नए ट्रेड रिलेशंस बनाए जाते थे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। और जो यहाँ के मोनार्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, जिसमें बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मा नंदा, इन सभी के नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। महापद्मा नंदा एक बहुत ही ग्रेट रूलर था, जिसने अपने राज्य नॉर्थ वेस्ट एरिया के राज्य के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये था बेटा महाजनपद के बारे में। सेकंड केस स्टडी है वाजी। देखो वाजी क्या है, वाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द सेम टाइम व्हेन मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जब मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम बन गया था, वाजी वाज अंडर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो वाजी था वो भी एक पावरफुल किंगडम के रूप में उभर कर आया था। इसकी कैपिटल वैशाली थी, जो प्रेजेंट डे में बिहार में स्थित है। और इट वाज गवर्नड बाय गानाज और संगाज, और गानाज और संगाज के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। जो गाना और संगा है वो रूलर्स का पूरा एक ग्रुप होता है, और इन रूलर्स को राजा के नाम से जाना जाता था। दे हेल्ड असेंबलीज़, ये है बड़ी बड़ी असेंबलीज़ यानी कि बैठक करते थे, और बड़े बड़े जो डिसीजंस होते थे वो इसके अंदर डिस्कस किए जाते थे। व्यूमेन एंड दास, और उस समय जो लेडीज़ जो व्यूमेंस थी और जो दास जो नौकर थे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस। उसके अंदर जो डिस्कशंस होते थे उसके अंदर लेडीज़ को और जो दास होते थे, नौकर होते थे, उन्हें इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता था। और इसके अलावा भगवान बुद्ध और महावीर, इनके ये भी क्या है, गानाज और संगाज से बिलोंग करते थे, रिलेटेड थे। और जो ये गाना और संगा थे वो लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक रहे, डिस्पाइट सेवरल अटैम्प्ट्स बाय पावरफुल किंग्स टू कंक्यूर दैम। और इनके साथ ही इन्होंने जो ये कई सालों तक रहे, और इन्होंने जो बड़े बड़े पावरफुल राजा थे उनके साथ इन्होंने कई सालों तक शासन किया था। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी टाइप की कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।